नमस्कार और आप देख रहे हैं इस समय पब्लिक लाइव न्यूज। आपको बता दें कि इस समय हम ओबरा में मौजूद हैं और इस समय पापा ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरनील जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आज जो अभिभावकों और इनके बीच वार्ता हुई किस संदर्भ में हुई है तथा आने वाले समय में वो किस तरीके की रणनीति बना के आगे काम करते हैं। सर, बहुत स्वागत पब्लिक लाइव पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको और यहाँ ओबरा की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि अभिभावकों की समस्या को मुखर करने के लिए आज जो बैठक हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई और कई सैकड़ों अभिभावक उसमें शामिल हुए। अब हम बिंदु पर बात करते हैं तो कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक ऐसा विषय उत्पन्न हुआ जिस पर सबसे ज़्यादा पहली ज़रूरत थी कि हम कोई एक ऐसा समाधान निकालें जिससे बच्चों के ऊपर पड़ रहे पढ़ाई के प्रभाव का समाधान किया जाए और अभिभावकों की जेब को जो काटा जा रहा है उसकी रोकथाम की जाए। ऐसे में एक संस्था का हमने गठन करा, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट अवेयरनेस, यानी पापा संस्था अभिभावकों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में काम कर रही है। वर्तमान में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आप घर बैठे बैठे अगर ये सोच रहे हैं कि इस बार भी स्कूल वाली फीस नहीं बढ़ाएंगे तो आप गलत सोच में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया है कि शैक्षिक सत्र 2022 और 2023 में शिक्षा शुल्क में वृद्धि ना की जाए, लेकिन स्कूल एसोसिएशन करीब 350 के आसपास की स्कूल एसोसिएशन मिलकर हाई कोर्ट में जा चुके हैं फीस में वृद्धि करने के लिए। हम लोग आज ओबरा में हैं, यहाँ अभिभावकों की समस्याएं हैं, उनके द्वारा कई बार लिखा पढ़ी की गई, समाधान नहीं हुआ है। इसको लेके हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और आप लोगों की समस्याओं को लेके हम लोग प्रदेश के कई जिलों में लगातार मिल रहे हैं और सबकी समस्याओं को ले रहे हैं। मंडे को हम लोग भी हाईकोर्ट जा रहे हैं आपकी समस्याओं को लेके। तो उससे मुद्दे क्या हैं जो आपके द्वारा दायर की जाएगी? देखिए, पहला हमारा मुद्दा ये है कि किसी भी स्थिति के अंदर शिक्षा शुल्क में बढ़ोतरी ना की जाए। क्यों नहीं करी जाए, ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ आप पेरेंट हैं जिसे बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है, जिसे उसके लिए नए जूते भी खरीदने हैं, जिसे किताबें भी लेनी हैं, जिसे नई ड्रेस भी खरीदनी है, आपको अपने घर का राशन भी लाना है, आपको अपनी पत्नी के खर्चे भी पूरे करने हैं, हारी बीमारी के लिए दवाई का खर्च भी आपको वहन करना है, कारोबार यदि आपने ऋण लेके चला रहे हैं तो उसकी किस्त भी आपको भरनी है, मकान पर आपका लोन है तो उसकी किस्त भी आपको देनी है, और सबसे अंत में अगर कुछ बच जाता है तो इनकम टैक्स भी आपको देना है। और दूसरी तरफ उन संस्थाओं को देखिए जो लाखों करोड़ों रुपए के सरप्लस में हैं, जिनके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं। तो कैसा मजाक है ये? छूट किसे मिलनी चाहिए? छूट आप अभिभावकों को मिलनी चाहिए और हर हालत में मिलनी चाहिए। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 ये कहता है कि किसी भी आपदा के अंदर यदि एक्ट लागू हुआ है और उसके अंदर कोई शासनादेश दिया गया है तो उसकी कार्रवाई 100% होनी चाहिए। नहीं होने पर जुर्माना और कार्रवाई दोनों का प्रावधान है। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को लेके हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट में इस बात को भी लेके जा रहे हैं कि आपको जो किताबें खरीदनी पड़ती हैं वो प्राइवेट पब्लिशर की खरीदनी पड़ती है। यानी जो काम आपका 500 रुपये में हो सकता है उसके आपको 5000 की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा किस लिए? NCERT की किताबें नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक लगाई जाएं, ये भी हमारा हाई कोर्ट में बिंदु रहेगा। इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे यदि किसी कारणवश ये निर्णय नर्सरी से कक्षा 12 तक नहीं पारित हो पाता है तो कम से कम एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य तय होना चाहिए किताबों का, कि इससे अधिक मूल्य की किताबें अभिभावकों को नहीं बेची जाएंगी। दूसरी बात, वो किताबें किसी एक व्यक्तिगत दुकान पर मौजूद ना होके सभी पाठ्यक्रम की पुस्तकों की दुकान पर उपलब्ध होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम में बदलाव 5 वर्ष से पूर्व नहीं होना चाहिए ताकि हर वर्ष अभिभावक की जेब को ना काटा जाए। ऑडिट रिपोर्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं। जो स्कूल किसी NGO और ट्रस्ट की परिकल्पना पर आधारित होते हैं, जिन पे टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, हमें ये तो मालूम पड़े पिछले 5 साल में उन्हें क्या घाटा हुआ है। कोरोना वैश्विक महामारी में स्कूल बंद रहे, भवन बंद रहे, टेक्निकल स्टाफ आधों को निकाल दिया गया, टीचरों की छटनी कर दी गई, बचे हुए टीचरों को आधा वेतन दिया गया। तो ये स्कूल वाले किस अधिकार के साथ आप अभिभावकों से पूरी फीस मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते हैं। लेकिन जागना किसे होगा? जागना तो आपको होगा। हम लोग तो आपको बता सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं कि आपके कितने अधिकार हैं, आप लड़िए, लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन अब कैसे काम करेगा कि सोनभद्र में खासतौर से? सोनभद्र में हमारी टीम के जिला संयोजक हैं
अनुज कुमार शुक्ल जी, जो पिछले काफ़ी समय से हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारी संस्था के नींव के पत्थर भी मैं उन्हें कहूँगा। वो लगातार सोनभद्र से आ रही समस्याओं से हमें अवगत कराते रहते हैं। और आप मीडिया के साथियों से मैं ये अनुरोध करूँगा, पूरे सोनभद्र जिले के अभिभावक यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप अपनी समस्याएं जो आ रही हैं वो उनके लिए अनुज कुमार शुक्ल जी से संपर्क करें। अनुज जी आपकी समस्याएं हमको लिखित रूप में प्रेषित करेंगे और हम अपने माध्यम से, आपकी पापा संस्था के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकें और आपको समाधान दिला सकें। अभिभावकों को क्या निर्देश है, क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एकता में बहुत शक्ति होती है। आप अकेले अकेले अगर लड़ेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप उस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई एजुकेशन सिस्टम से है। और अगर मैं ये कहूँ कि लड़ाई हमारी एजुकेशन माफिया से है तो कोई गलत शब्द नहीं होगा। माफिया ने इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अभिभावक किस तरीके से फीस ला के भर रहे हैं। कई माओं ने अपने गहने गिरवी रखे हैं तब बच्चों की फीस भरपाई है। जब स्कूल प्रबंधकों को जरा भी लिहाज नहीं है तो मैं उन्हें एजुकेशन माफिया के नाम से पुकारूं, वही ज़्यादा सही है। आप लोगों से कहना चाहूँगा, गलत का साथ मत दीजिए। अगर आप अन्याय के आगे झुकते हैं तो आप अपने बच्चों को रिसेंटली अभी शिक्षा सत्र 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश दिया है कि स्कूल फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी। उसको लेके यूपी स्कूल एसोसिएशन के साथ मिलकर करीब 350 स्कूल जो लिस्टेड है उनकी लिस्ट के अंदर वो सब मिलकर हाईकोर्ट जा चुके हैं स्कूल फीस में 15 से 25% की वृद्धि करने के लिए। तो एक प्रकार से सीधा सीधा ये आप लोगों की आर्थिक स्थिति पर और एक बोझ पड़ने वाला है। इसको लेके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी संस्था है प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट अवेयरनेस यानी पापा, हाई कोर्ट में हम लोग जा चुके हैं। हाई कोर्ट में कल मैंने हलफनामा दायर किया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल एसोसिएशन को कोई भी बात या कोई भी निर्णय देने से पहले माननीय उच्च न्यायालय अभिभावकों की तरफ से हमें अपना मौका दें और हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभिभावकों को दिक्कतें आ रही हैं हम उन समस्याओं से भी माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करा सकें ताकि इस वर्ष कम से कम स्कूल फीस नहीं बढ़े। और इस वर्ष मेरा ये भी कहना है कि छूट किसे मिलनी चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय को ये सोचना पड़ेगा। एक तरफ आप लोग हैं जो बच्चों के स्कूल की फीस भी देंगे, बच्चों के लिए ड्रेस भी खरीदेंगे, बच्चों के लिए नई किताबें भी लेंगे, बच्चों के लिए जूते भी खरीदेंगे। अपने घर का अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो अपने लोन की किस्त भी देंगे। आपने व्यापार अगर लोन लेकर किया है तो उस लोन की किस्त भी देंगे, घर का खर्च भी चलाएंगे, घर का राशन भी लाएंगे और सबसे अंत में आप लोग इनकम टैक्स भी पे करेंगे। और ऐसे में एक दूसरी संस्था है जो कितना भी कमा ले उसके ऊपर किसी प्रकार की टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। तो छूट किसे मिलनी चाहिए? छूट उसे मिलनी चाहिए जो परेशान है यानी अभिभावक परेशान है, और छूट उन्हें नहीं मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स की लायबिलिटी नहीं पे कर रहे। उनके ऊपर दिक्कत किस बात की है? मिशनरी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये लोग अपने पास इतना सरप्लस फंड करके रख लेते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपना आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की मैं आपको एक बात और बता दूं, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 ये कहता है कि किसी भी आपदा में यदि कोई आदेश जारी किया गया है तो उसका पालन न करने पर व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना दोनों है। जितने भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी किए गए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शासनादेश जारी किए गए, वो सारे के सारे आपदा प्रबंधन एक्ट लागू होने के बाद किए गए। और ऐसे समय में स्कूलों के द्वारा उसका आदेश ना मानना ये अपने आप में कार्रवाई और जुर्माना दोनों को सिद्ध करता है। तो माननीय उच्च न्यायालय में हम ये भी सब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं कि जो आदेश सरकार ने दिया था कि बच्चों की 4-5 मदों में स्कूल फीस की छूट मिलनी चाहिए जब तक स्कूल बंद रहे, चूंकि स्कूलों ने वो पैसा ये कहते हुए खारिज कर दिया छूट देने से कि हमारे पास हम लोग कंपोजिट फीस ले रहे हैं। लेकिन कंपोजिट फीस का स्ट्रक्चर समझना पहले बहुत जरूरी है। कंपोजिट फीस का स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए बताया गया था, लेकिन स्कूल जिस हेड में पैसा ले रहा है वो स्कूल को पता है कि वो कौन कौन से हेड में पैसा ले रहा है। भाई मैं कंप्यूटर का पैसा अगर ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसे कंप्यूटर टीचर को दूंगा, कंप्यूटर से एक स्टेशनरी आएगी उससे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आपके इनर हेड कौन कौन से हैं। तो जब आपको आपके इनर हेड पता है तो पेरेंट्स को आप उसका लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारी ये भी बड़ी मांग है कि जो शासनादेश सरकार ने जारी किया था उसका पालन हो, और जो आप लोगों के पेरेंट्स की फीस स्कूल आपसे वसूल चुका है, जी हाँ मैं इसे वसूलना कहूँगा क्योंकि जबरदस्ती ली गई है, जो फीस स्कूल आपसे ले चुका है उसे आगे समायोजित करा जाए। इसके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं। मेरा आज यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारी शिकायतें सोनभद्र में हमारे अनुज भाई जिला संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं लगातार।
सोनभद्र के अंदर की जो भी घटनाएं होती हैं प्रतिदिन हमारे पास रिपोर्ट की तरह पहुंचती है और यहाँ के अभिभावक भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार ने एक और योजना चालू करी थी कि कोरोना के समय किसी के माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई एक अगर चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो बाल सेवा योजना के अंतर्गत उस बच्चे की फीस का प्रबंध सरकार करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसपे सुनवाई को स्कूल ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। डीएम साहब के पास जाएंगे तो डीआईओ के पास भेज देगा, डीआईओ के पास जाएंगे तो डीआईओ बीएसए के पास भेज देगा और पेरेंट इसी में बस आप लोग फुटबॉल बन के रह जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार से है और वो इतनी भागदौड़ नहीं कर पाता, लिहाजा वो थक जाता है और थक जाने के बाद फिर वो मजबूरी में आके फीस जमा कर देता है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के सम्मानित मित्रों के माध्यम से कि आवाज़ को बुलंद करें, अभिभावकों को जोड़ें। एक बात ये तय है कि जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं वो बहुत सिंपल लोग नहीं हैं। मैं अगर इसको कहूँ कि एजुकेशन माफिया है तो गलत नहीं होगा। जब आप किसी बड़े साम्राज्य से टक्कर लेते हैं समय तो लगता है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कदम बढ़ाते हम लोग चलेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से मानिए कि आप लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। एक और नई जानकारी आपको दूं कि इस बार स्कूल एसोसिएशन ने एक रिट याचिका दायर करने की बजाय 2 रिट याचिका दायर करी है अलग अलग। उसका कारण ये है कि अगर एक रिट याचिका पे कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और मान लो दूसरे पे दे दिया तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे कि सब हाई कोर्ट ने निर्णय दे तो दिया, हम इसके आधार पे स्कूल की फीस बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक डेट 5 तारीख की और एक डेट 11 तारीख की है। हम लोग दोनों डेट पर ऑब्जेक्शन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये है हमारा कि ये जो याचिका डाली गई है क्या ये पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के लिए है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है? उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए। जैसा कि अभी आपने बात पे बोला सोनभद्र का जिक्र किया है, चूँकि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आप आए हुए भी हैं और यहाँ पे आपको जैसे मालूम हुआ कि CBSE NCERT के बुक्स भी लागू की जाती है, साथ में कुछ CCE टाइप्स के बुक भी इशू की जाती हैं जिसके दाम कुछ और होते हैं और जो उनको खरीदा जाता है किसी अन्य दुकान से या स्कूल ही उसको सेल करती है। उस पर कुछ ये एक मोनोपोली बना रखी है स्कूल वालों ने। इन लोगों को कमीशन खोरी का धंधा कहा जाता है। यानी स्कूल को आपसे फीस के रूप में भी पैसा चाहिए, स्कूल को ड्रेस आप खरीदने जाएंगे तो उसका भी कमीशन स्कूल के पास पहुंचता है, किताबें आप खरीदने जाएंगे तो उसका कमीशन भी स्कूल के पास पहुंचता है। हम लोग 11 बिंदुओं के साथ हाईकोर्ट में जा रहे हैं। हमारा तीसरा बिंदु यही है कि पूरे भारत के अंदर जो कई राज्यों ने हाईकोर्ट के कई राज्यों के हाईकोर्ट ने निर्णय पहले से दिया हुआ है कि NCERT की पुस्तकों को लागू करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो जिला प्रशासन है हमारा, चाहे वो सोनभद्र का हो, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे फिरोजाबाद का हो, चाहे आगरा का हो, चाहे लखनऊ का हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस शासनादेश या सरकार या कोर्ट के आदेश का पालन कराए। ये चूक कहूँ या इसे लापरवाही कहूँ, ये जिला प्रशासन की मानी जाएगी। और हम लोग अपने तीसरे बिंदु के साथ इस बात के लिए भी हाईकोर्ट में जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर तत्काल प्रभाव से NCERT की पुस्तकों को लागू किया जाए, नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक। इसी के अंदर हमने एक क्लॉज और जोड़ा है कि यदि किसी वजह से ये निर्णय माननीय उच्च न्यायालय नहीं दे पाते हैं तो कम से कम ऐसा प्रावधान करें कि अधिकतम एक खुदरा मूल्य तय किया जाए प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों का, कि इस अधिकतम मूल्य से ऊपर बिक्री किताबों की नहीं की जाएगी और 5 साल से पहले पाठ्यक्रम के किसी एक पन्ने में भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जी, ये और कुछ पेरेंट्स के जैसे सवाल हैं जो हम सबके पास भी आते रहते हैं, क्योंकि कई बार हमने भी कवरेज किया इस सिलसिले में। तो उसमें जैसे रहता है कि जैसे आपने कंप्यूटर फीस बोला, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फीस ली जाती है, बिल्डिंग फीस ली जाती है और भी न जाने कौन कौन से फीस ली जाती है। क्या यह भी आपकी याचिका में इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? देखिए, 2018 से पहले मैं आपको लेके चलूँगा। अब हमें समझना होगा कि कंपोजिट फीस क्या है एक्चुअल में। 2018 से पहले यदि आप अपने बच्चे की फीस 40,000 रुपये देते थे और उसमें से केवल ट्यूशन फीस की रसीद आपको मिलती थी 15,000 रुपये की, तब अभिभावक ये कहता था कि मैंने 40,000 रुपये का भुगतान किया है, मुझे रसीद केवल 15,000 की क्यों मिल रही है, मुझे पूरे 40,000 की रसीद मिलनी चाहिए। इसको लेकर गवर्नमेंट ने विचार किया और एक कमेटी बनाई। तब ये प्रस्ताव पारित हुआ कि जितनी भी फीस अभिभावक दे रहा है उसको कंपोजिट फीस कर दिया जाए, एक मुश्त और पूरे की रसीद दी जाए। हमारे पास यहाँ पर ये शिकायत भी पहुंची है सोनभद्र के कुछ प्राइवेट स्कूलों की कि पूरी 40,000 या 35,000 जो उनकी साल भर की फीस है वो लेने के बावजूद भी ट्यूशन फीस की रसीद दी जा रही है जो कि कम मूल्य की है। अगर 30,000 आप दे रहे हैं तो केवल 15,000 की रसीद दी जा रही है। इस तरीके की शिकायत भी आई है जो कि सरासर गलत है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ हम लोग मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी करना चाहते हैं।
अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो स्कूल पहले आपको अलग अलग मद में फीस का शुल्क जारी करता था, अब उन्होंने कंपोजिट कर दिया। हम लोग 10वें बिंदु के साथ ये भी सरकार से कह रहे हैं कि चूंकि कंपोजिट के नाम पर लूट खसोट ज्यादा हो चुकी है, स्कूल में जाने कौन कौन से खर्चे उसके अंदर डाल दिए हैं, तो जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए फीस का भुगतान कर रहा है उसे ये जानना बेहद आवश्यक है कि वो फीस कौन कौन से मद में ली जा रही है। इसलिए कंपोजिट फीस के प्रावधान को खत्म करते हुए और पुराना जो 2018 से पहले पूर्ववर्ती नियम लागू था उसी अंदाज में फीस को लेना